हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। हम आपको पढ़ाएंगे प्राचीन भारत यानी कि एशियंट हिस्ट्री 5000 साल पहले से लेकर 712 ईस्वी तक, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था। इसकी खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी 1921 में। यह पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है भारत की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी थे, जिन्हें द्रविड़ लोग कहते थे। सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहली बार खुदाई का कार्य शुरू हुआ सन 1857 में। कराची और लाहौर के बीच रेल पटड़ी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था। सिंधु जो था ये था मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई। तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया करते थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था और विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ यह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। और कांस्य से बनी नृत्य करती मूर्ति यह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। उत्खनन के फलस्वरूप पता चला कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत पशुपालन थी और कृषि। यानी हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। या खेती तो किया करते थे पर लेकिन लकड़ी के हल का उपयोग किया करते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। खेती के लिए लकड़ी के हल का उपयोग किया करते थे। सबसे पहले भारत में ईरान के लोगों ने प्रवेश किया और यह आर्यंस कहलाए। आर्यंस ने यहाँ के द्रविड़ यानी कि द्रविड़ भारत के जो मूल निवासी थे द्रविड़ लोग, इनको पराजित कर दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया और वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। वैदिक सभ्यता मीन्स ग्रामीण सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में लोहे के औजारों की प्राप्ति होती है। यहाँ से औजार प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पर लोहे का खोज हो चुकी थी। यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी वैदिक सभ्यता में। घोड़ा इनका एक महत्वपूर्ण पशु था। आर्यंस अस्त्र शस्त्र बनाने में महान थे। और यहाँ पर देखना सबसे पहले यहाँ पर होगा मगध राज्य और यहाँ पर अवंतिका उज्जैन ये सबसे बड़ा राज्य है और ये सबसे शक्तिशाली। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली इसीलिए है क्योंकि इसके दोनों ओर नदी बहती थी। नदी बहने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी और कृषि योग्य भूमि थी। खेती करने के लिए बहुत अच्छी थी। इसीलिए यह अपने आप में सबसे शक्तिशाली राज्य था। और विंध्याचल श्रेणी यानी कि जंगल का एरिया यहीं पर पड़ता था। यानी कि मगध राज्य को लकड़ी जंगल से प्राप्त हो जाती थी। और यहाँ के जानवर जो जंगली जानवर रहते थे इनका उपयोग ये युद्ध में कर लिया करते थे। इसीलिए सबसे पहले हाथियों का युद्ध में उपयोग मगध राज्य ने ही किया था। इसके बाद भारत 16 महाजनपदों में बंट गया था। यानी कि फिर नगरीय सभ्यता शुरू हो गई थी। अंग, मगध, काशी, कौशल ये सब 16 महाजनपद थे। और ये लोहे के औजार जो वैदिक सभ्यता में इनकी खोज हुई थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंकुतर निकाय में मिलता है। हमने आपको बताया नहीं था कि जो हमारा पूरा इतिहास है मगध के ही आसपास घूमता रहेगा। तो चलिए मगध के बारे में बताते हैं हम। मगध महाजनपद मगध की सबसे पहले और प्राचीन राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। इसे राजगृह भी कहा जाता है। हर्यक वंश इसके संस्थापक थे बिंबिसार। फिर उसके बाद शुरू होता है नागवंश, इसके संस्थापक थे शिशुनाग। फिर शुरू होता है नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। फिर होता है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक। चलिए हर्यक वंश के बारे में बताते हैं। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने की थी। इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद।
नंद वंश के समय मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा, जो हाइडेस्पिन युद्ध के नाम से जाना गया। सिकंदर की मृत्यु जर की वजह से बेबीलोन में हो गई थी और इस शासन का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो चलिए मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। इसने अपने यानी कि चंद्रगुप्त ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक से संबंधित थी। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का नाम था मैक्सथनीज, और मैक्सथनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया तथा इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, नहीं जैन धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म नहीं जैन धर्म को स्वीकार किया था। इसकी मृत्यु शरबनबेल कोलाग में उपास के दौरान हो गई। इसके बाद अगला शासक बना बिंदुसार। बिंदुसार को पुराणों में अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अशोक को भेजा। अशोक ने वहां पर जाकर केवल विद्रोह को ही नहीं दबाया, बल्कि वहां की प्रजा का विश्वास भी जीत लिया। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर कब्जा किया था, यानी कि अभी तक ऐसा कोई भी शासक नहीं आया जिसने 16 महाजनपदों को जीता। इनमें सबसे महान होगा अशोक। अकेला अशोक ही इस पूरे 16 महाजनपदों पर कब्जा करेगा। तो चलिए अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक पूरे मौर्य वंश में सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन हुआ। जो शिलालेख लिखे गए थे ये अशोक के टाइम पर ही लिखे गए थे। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में एक अंग्रेज ने की थी। उस अंग्रेज का नाम था पेंथलर, और इनको पढ़ने का श्रेय जाता है 1837 में जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ वहां पर भारी मार काट के बाद उसने शास्त्रों का त्याग कर दिया और अपने गौतम बुद्ध के शिष्य के साथ उपगुप्त के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और इसी वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अशोक, एक बात और ये नोट रखना, अशोक देवानाम प्रिय से विख्यात था। इसके बाद मगध महाजनपद, यानी कि हम आपको एक सीक्वेंस याद कराएंगे। मगध महाजनपद यानी कि बताया था मगध के चारों ओर पूरा इतिहास घूमेगा। मगध इसकी सबसे प्राचीन राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी और यहाँ पर अनेक संस्थापक आए। देखना, बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, नाग वंश के शिशुनाग और नंद वंश के महापद्म नंद थे, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। हमने आपको बिंबिसार और शिशुनाग के बारे में बताया है, नागवंश के बारे में, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है। पुष्यमित्र के थे शुंगवंश मित्र, और कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, और सातवाहन इसकी स्थापना श्रीमुख ने की थी। फिर आता है हमारा गुप्त वंश, इसके संस्थापक है श्रीगुप्त। तो चलिए अभी गुप्त वंश के बारे में बताते हैं हम आपको। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश के 6 महाजनपदों को जीता और इसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त अगला शासक बने, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी नामक राजकुमारी से विवाह किया था और इन्हीं ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, इसलिए इसने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इसके बाद अगला शासक जो बना वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। यह भी एक महाप्रतापी शासक था जिसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल किया था। शकों से मतलब है यानी कि विदेशी आक्रमण। इन्होंने विदेशी आक्रमण को विफल किया था। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही चलाए गए, यानी कि विक्रम द्वितीय के काल में ही चलाए गए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, बहामीर जो भी इत्यादि विद्वान थे ये सभी भी इसी के समय काल में थे। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है कालिदास, आर्यभट्ट और बहामीर, तभी इनके बारे में हमने लिखा है यहाँ पर। और आपको बताते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे।
आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। ब्राह्मीर एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास भारत के इतिहास में स्वर्णकाल कहलाया। इसके बाद अगला शासक बना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने चलाया था? बख्तियार खिलजी ने। इसके बारे में बाद में बताएंगे हम आपको, अभी अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना और इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। इस वंश का आखिरी शासक था भानुगुप्त। एक और इम्पोर्टेंट बात, भारत में वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद, जिसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई है। गायत्री मंत्र की रचना, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। जो ये 1028 है ना, ये दिमाग में छप जाना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सामवेद भारतीय संस्कृत का जनक है। यजुर्वेद कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद, जादू टोना टोटका अथर्ववेद से ही लिया गया है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन है। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। कुछ और बातें हम आपको बताना चाहते हैं हेनसांग के बारे में, यानी कि यात्रियों का राजकुमार भी हेनसांग को ही कहा गया है। इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत में आया था। तो हम यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और आगे वीडियो हम यहाँ से क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो भी पढ़ाया है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।